गाड़ी में बैठकर मैंने दूसरी साइड का दरवाजा उसके लिए खोलना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गया। वो मेरे साथ वाली सीट पर विराजमान है। मेरी आंखों में हैरत देखकर वो हंस पड़ी। कुछ समय में तुम इसके आदी हो जाओगे। हाँ, ठीक कहती हो तुम। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। ड्राइविंग करते हुए मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो वाकई से मुझे देख रही थी। हर वक्त उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार का दरिया मौजूद नजर आता था। क्या देख रही हो? मैंने मुस्कुराकर पूछा। देख रही हूं तुम कितने सुंदर हो। उसकी खुमार आलूद नजरें मुझ पर टिकी थी। ऐसे ही मुझे बनाती रहती हो, मैंने कहा। अपने अपने विचार की बात है। वो मुस्कुराई। अगर तुम्हारे बारे में ऐसा कहूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो और बात है। जबकि खुद को तुम्हें रोज आईने में देखता हूँ। मेरे नैनों में खुद को देखो तो जान पाओ तुम क्या हो। हंसी आंखें खुमार आलूद हो गई। तारीफ सुनना इंसान की कमजोरी है और यही कमजोरी उसे तबाही के दहाने पर ले आती है। हम इसी तरह बातें करते उस जगह पर पहुंच गए जहां मेरी गाड़ी खराब की गई थी। ये जगह भी मुझे इसलिए याद रह गई थी कि जब मदद की तलाश में चारों तरफ देख रहा था तो मेरी नजर एक खस्ता हाल टूटे हुए बोर्ड पर पड़ी थी जो किसी फ्लोर मिल का था। नाम तो शायद मिट चुका था। हाँ, फ्लोर मिल्स के अल्फाज साफ पढ़े जा सकते थे। मैंने गाड़ी उसी जगह रोक कर बाएं जानिब देखा तो वहां दूर दूर तक खेत थे। जिस गांव में मुझे धोखे से ले जाया गया था उसका वजूद ही ना था। मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द देखा। बिल्कुल वही जगह थी। क्या देख रहे हो? राधा ने मुझे दाएं बाएं देखते पाकर पूछा। वहां सामने एक गांव था जहां मुझे ले जाया गया था। मैंने उसे इशारे से बताया। लेकिन अब तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये बात है, राधा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या बात है? वापस चलो मोहन, राधा ने जवाब देने के बजाय कहा। हम वापस चल पड़े। राधा, मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, वापसी पर मैंने कहा। क्या? उसकी सवालिया नजरें मुझ पर टिकी थी। तुम इतने दिन कहाँ गायब रही जबकि तुमने कहा था तुम्हारा जॉब 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वो हिसार जो मेरे गिर्द कायम था वो कैसे खत्म हुआ? तुमने कहा था जब हमारा जिस्मानी मिलाप होगा तब तुम अपने बारे में सब कुछ बताओगी। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। इतने सारे प्रश्न। वो हंस पड़ी। मेरे जहन में उलझन रहती है। जब तक इन सवालों के जवाब ना मिल जाएंगे मैं बेचैन रहूंगा। मैंने वजाहत की। ठीक है मोहन, एक दिन और रुक जाओ, फिर मैं सब बता दूंगी। परंतु तुम्हें अपना वचन याद है? उसने पूछा। कौन सा वादा? यही कि इस सारी जानकारी के बाद भी तुम मुझसे प्रेम करते रहोगे। उसे न जाने क्या खदशा था। हाँ याद है। तुम फिक्र न करो, ऐसी कोई बात ना होगी। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। इतना याद रखना मोहन, तुम्हारी ये दासी तुम्हारे बिन कुछ नहीं। यदि तुमने मेरे मन से खिलवाड़ किया तो फिर। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं इसरार नहीं करता, मैंने नाराजगी से कहा। ऐसी बात नहीं मोहन, जाने मेरा मन क्यों बेकल रहता है। हुसन अफसुर्दा हो गया। अच्छा, ये तो बता दो कि तुम उस दिन मेरी मदद करने क्यों नहीं पहुंची थी? जब कोई मंडल में बैठ जाता है फिर उस समय तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो जिस कारण मंडल में बैठा है उसे पूरा न कर ले, उसने बताया। लेकिन तुम तो सिर्फ 2 दिन के जाप के लिए बैठी थी। मैंने पूछा। हाँ, विचार तो मेरा भी यही था, केवल 2 दिन लगेंगे इस जाप में। परंतु समय कुछ ज्यादा ही लग गया। इसी कारण वो दुष्ट तुम्हें कष्ट देने में सफल हो गया था। उसे फिर कालिदास पर गुस्सा आ गया। हम स्कूल की इमारत के करीब पहुंच चुके थे। अच्छा मोहन, कल मिलेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। क्यों? आज रात नहीं आओगी? जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मन तो बहुत करता है परंतु आज नहीं। उसके चेहरे से उलझन जाहिर हो रही थी। यकदम मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं बच्चों को लेकर घर आ गया। खाना खाकर जब मैं बैंक जाने लगा तो आयशा ने फिर शर्जील और नाइमा का जिक्र छेड़ दिया। आज फिर मामा का फोन आया था। उसने कहा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। मैंने ताज्जुब से कहा। आंटी भी क्या सोचती होंगी, एक काम कह दिया वो भी इनसे ना हो सका। ये बात नहीं है, मैंने मम्मा को फोन करके कह दिया था कि आजकल बैंक में मसरूफियत बहुत है, हम चंद दिन के बाद आएंगे। आयशा ने बताया। ठीक है, कल चलेंगे। आयशा खुश हो गई। बैंक वापस पहुंचकर मैंने राधा को पुकारा। दूसरे लम्हे वो मेरी आंखों के सामने थी। किस कारण बेअकल है मेरा साजन। उसके होठों पर बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट थी। कल हम कराची जा रहे हैं शर्जील का मामला सुलझाने। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? मैंने पूछा। क्यों नहीं प्रेम, मेरी बड़ी आशा है मैं तुम्हारी सेवा करूं। उसके लहजे में अपनायत थी। शुक्रिया।
लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? मैंने कहा, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। याद है मैंने कहा था वो नारी तुम्हारे मित्र की चेली है? राधा ने मुझे याद दिलाया। कहा तो था, लेकिन उस दिन बात अधूरी रह गई थी। तुम मेरे किस दोस्त की बात कर रही हो? मैंने वजाहत चाही। वो कल्टा कालिदास की चेली है। राधा ने इंकशाफ किया। क्या? लेकिन वो कालिदास को कैसे जानती है? मुझे हैरत हुई। मोहन, वो नारी उद्हेक सुंदर है। तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। उसकी एक सखी कालिदास की चेली है। उसी ने उसका मिलन कालिदास से करवाया था। कालिदास सुंदर कन्याओं को प्रसन्न करता है। उसने थोड़े बहुत जंतर मंतर उसे भी सिखा दिए हैं, जिनके कारण वो जिसे चाहे अपने बस में कर लेती है। नाइमा का पति भी उसका शिकार है, परंतु इस बार वो अपने चलतर में सफल ना हो पाएगी। राधा ने तफसील बताई। फिर तो बड़ा मजा आएगा जब वो नाकाम होगी। तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। मैं तो हर पल तुम्हारे संग होती हूँ मेरे मीत, उसने बड़ी लगावट से कहा। देखना कहीं इस बार भी तुम्हें कोई काम ना याद आ जाए और मैं गरीब नाकाम होकर शर्मिंदा हो जाऊं। मैंने उसे छेड़ा। अब ऐसा नहीं होगा मोहन। उस समय भी मैं किसी कारण ना आई थी, और दूजे मैं जान गई थी तुम्हारा वो मित्र पहुंच जाएगा। यदि ऐसा ना होता तो मैं मंडल तोड़कर भी तुम्हारे पास पहुंच जाती। उसने कहा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मैंने हंसकर कहा। उससे बातें करते हुए वक्त का पता ही न चलता था। घर आकर मैंने आयशा को बताया, कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट है। मैं मामा को फोन करके बताती हूँ। वो खुश खुश बाहर निकल गई। जब बच्चों को मालूम हुआ वो नानों के घर जा रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। यूं तो मेरी दास्तान अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। इन सब को बयान करने के लिए हजारों सफाहत भी कम है, लेकिन इस वाक्य का ताल्लुक चौके कालिदास के साथ है और कुछ ये दिलचस्प भी है, इसलिए मैं इसे बयान करना जरूरी समझता हूँ। दूसरे दिन 10 बजे के करीब हम कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ड्राइवर मौजूद था। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम आयशा के मैके में थे। आंटी हमें देखकर बहुत खुश हुई। आयशा ने बताया था कि नाइमा की हालत काफी खराब है। वो इस बात को दिल का रोग बनाए बैठी है। मैं तो फौरन नाइमा से मिलना चाहता था, लेकिन सास साहिबा ने नाश्ता तैयार करवा रखा था। पेट पूजा के बाद मैंने नाइमा के बारे में पूछा तो पता चला वो अपने कमरे में है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। राधा के साथ इस मसले पर बात करना थी। राधा, एक सुनसान सड़क पर आकर मैंने उसे पुकारा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ प्रीतम। उसकी मधुर आवाज मेरे कानों में आई। क्या इरादा है? मैंने पूछा। उस नारी सपना ने नाइमा पर कालिदास से कुछ जंतर मंतर करवा कर उसकी हत्या का प्रबंध कर रखा है। यदि तुम कुछ समय और ना आते तो हो सकता था नाइमा इस संसार में ना रहती। मैं बुरी तरह चौंक गया। और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने तेज लहजे में कहा। मोहन, मुझे इस बात की जानकारी अभी मिली है। उसने सफाई पेश की। अच्छा ठीक है, अब क्या किया जाए? तुम चिंता ना करो, देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ, तुम्हें एक बात और बताती हूँ। तुम्हारी सासू माँ ने एक पीर भी घर में बिठा रखा है। आजकल वो उसके चरण धो धो कर पी रही है। उस दुष्ट ने तुम्हारी सासू माँ को वचन दिया है वो थोड़े ही दिनों में सब ठीक कर लेगा। राधा ने मुझे एक दिलचस्प बात बताई। क्या वो कुछ इल्म जानता है? मुझे तजस्सुस हुआ। बस दो चार जंतर मंतर किसी से सीख लिए हैं, उसी से लोगों की बुद्धि नष्ट करता रहता है। बहुत पापी है। उसकी नजर तुम्हारी साली पर है। वो उसका बलात्कार करना चाहता है। राधा की बात सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया। कहाँ है वो कमीना? मैंने गुस्से में पूछा। उसी घर में एक कोठा पकड़कर धोनी रमाए बैठा है। ठीक है, जैसे तुम कहती हो मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मेरे पास ही रहना। मुझे इन कामों का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। मैंने कहा। निश्चिंत रहो, मैं हर पल तुम्हारे संग रहूंगी। जैसा कहती जाऊं करते जाना, फिर देखना मैं कैसा चमत्कार दिखाती हूँ। राधा ने हंसकर कहा। अब इस काम में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। राधा, मैं आयशा को क्या बताऊंगा? अचानक ख्याल के तहत मैंने पूछा। कह देना तुमने अपने मित्र के पिता से कुछ ना कुछ सीख लिया है। राधा ने मुझे मशवरा दिया। हाँ, ये बेहतर है। मैं मुतमईन होकर घर में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में आयशा अपनी माँ के साथ सर जोड़े बैठी थी। बच्चे खाना खाकर सो गए थे। नाइमा इस समय उस पीर के पास उसके कोठे में बैठी हुई है। राधा ने मेरे कान में सरगोशी की। नाइमा कहाँ है? मैंने बैठे हुए आयशा से पूछा। वो वो नहा रही है। आंटी ने बमुश्किल बहाना घड़ा। मैं उनके पास बैठ गया। आंटी, बैंक में मेरे एक मातहत है मोहम्मद शरीफ। उनके वालिद मोहतरम साहब करामत बुजुर्ग थे। मुझ पर खास शफकत फरमाया करते। अपनी वफात से कुछ अरसा पहले उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। जो औरत शर्जील को रिझाए बैठी है, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक फाहिशा है। सपना नाम है उसका। उसने नाइमा पर काला जादू करवा रखा है। अगर उसका बाकायदा और फौरी इलाज ना किया गया तो खुदा न खास्ता उसकी जान को खतरा है। आंटी के लिए तो मेरी बातें ताज्जुब खेज होना ही थी, लेकिन आयशा भी हैरत से मुंह खोले मेरी बात सुन रही थी। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त नाइमा उस झूठे पीर के कमरे में है। वो एक फ्रॉड शख्स है। सपना ने शर्जील को भी जादू के जोर से अपना गुलाम बना रखा है। उसामा,
आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि आप इतना कुछ जानते हैं। आयशा की आवाज में शिकवा भी था और खुशी भी। आंटी, आप फिक्र न करें, अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। न जाने मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर खा गई। उन्होंने आंसू पोंछे। आप दुआ करें और देखें क्या होता है। मैं जरा उस डब्बे पीर की खबर ले लूं। मैंने उठते हुए कहा। उसामा, मैं भी आऊं? आयशा ने झिझकते हुए पूछा। मैं अभी इनकार करने ही वाला था कि राधा ने मुझे आयशा को साथ ले जाने का मशवरा दिया। ठीक है, आ जाओ, मैंने कहा। फिर आंटी से पूछा, जावेद कहाँ है? अपने कमरे में। वो बेचारा भी सख्त परेशान है, उन्होंने बताया। उसे भी बुला ले, मैंने कहा। आयशा जल्दी से जाकर उसे बुला लाई। हम तीनों चलते हुए उस कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचे जहां वो झूठा पीर ठहरा हुआ था। आयशा ने आंटी को बच्चों के पास ठहरने के लिए कह दिया था। आयशा बिल्कुल मेरे पास थी, वरना मैं राधा से अंदर की पोजीशन पूछना चाहता था। मैं सोच ही रहा था कि राधा की आवाज आई। प्रेम, दरवाजा बंद है, पहले मुझे खोल लेने दो। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे तुम खुद देखो तो बेहतर है। वो मेरे दिल की बात जान गई थी। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, वो अंदर से बंद था। आयशा का माथा भी ठनका। मैंने यूं ही रोब डालने के लिए मुंह ही मुंह में पढ़ा और दरवाजे की तरफ फूंक दिया। फिर दरवाजे को धक्का दिया, वो खुल गया। सब कुछ आयशा के लिए निहायत हैरान कुन था। मैंने राधा की हदायत के मुताबिक अपनी अदाकारी जारी रखी। जोरदार आवाज से दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गया। आयशा और जावेद भी मेरे पीछे थे। कमरे में तकरीबन अंधेरा था। बड़ी मसूर कुन खुशबुयात फैली हुई थी। वो पीर मरदूत उस वक्त नाइमा पर झुका हुआ था, जो बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बुरी तरह उछला। उसके गुमान में भी न था कि कोई उसकी खलवत में मदाखलत का मुर्तकिब हो सकता है। दूसरा, उसने दरवाजे को अंदर से चटखनी लगाकर बंद कर रखा था। आयशा ने जल्दी से लाइट जला दी, जिसका बटन दरवाजे के साथ ही था। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। मेरे सामने ही वो लांती खड़ा था। उसका हुलिया रिवायती आमलों और पीरों जैसा था। लंबा सा सब्ज रंग का चोगा उसने पहन रखा था। बड़े बड़े बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। वो किसी सांड की तरह पला हुआ था। दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई थी। उसके हाथ में किसी जानवर की लंबी सी हड्डी थी, जिसे वो गालिबन नाइमा के जिस्म पर फेर रहा था। वो तेजी से मुड़ा। हम सबको देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन शैतान सिर्फ आदमी था। फौरन ही अपने तासुरात छुपा कर गरजा, किसकी इजाजत से तुम लोग अंदर दाखिल हुए हो? मैंने कहा नहीं था कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर ना आए। उसके मुंह से कफ उड़ने लगा। सबके चेहरे पर नजर डालकर उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। जावेद को तो वो जानता होगा, क्योंकि बकौल राधा के वो कई दिन से यहाँ डेरे लगाए बैठा था। मैं और आयशा उसके लिए अजनबी थे। उसकी लाल अंगारा आंखें मुझ पर टिकी थी। कौन है तू? उसने गरज कर पूछा। या हजरत, मम मम मैं जावेद का बहनोई हूँ। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं उससे बुरी तरह खौफजदा हो गया हूँ। लेकिन यहाँ क्यों आया है मरदूत? क्या तू नहीं जानता कि इस बच्ची पर सख्त जादू हुआ है और हम इसका तोड़ कर रहे हैं? तूने जुर्रत कैसे की हमारी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल होने की? वो गजबनाक होकर धड़ा। आयशा हैरत से मेरी तरफ देख रही थी कि कहाँ तो मैं उसकी ममा के सामने उसे झूठा और फरेबी पीर कह रहा था, और अब खौफ से मेरा बुरा हाल था। लेकिन मैं बिल्कुल राधा की हदायत के मुताबिक अमल कर रहा था। अगर नहीं गया तो फिर आप क्या करेंगे जनाब? मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन का इलाज हो? वो जावेद की तरफ मुड़ा। मैं क्या? वो बेचारा बुरी तरह गड़बड़ा गया था। मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश किया और अपनी नजरें पीर पर जमा दी। अच्छा, अब मैं समझा, तू भी दुश्मनों से मिला हुआ है। ठहर, अभी बताता हूँ। उसने आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया, फिर बड़ी बड़ी मकारी से भरी आंखें खोल कर बोला। अब समझा, तू है वो आस्तीन का सांप, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये इस बच्ची के शौहर से मिला हुआ है। इस पर जादू करवाने में इसका हाथ भी है। पीर ने बड़े पुरजलाल लहजे में इंकशाफ किया। उसका मुखातिब जावेद था। आयशा जो मुंह खोले ये सब कुछ सुन रही थी, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बकवास बंद कर उल्लू के पट्टे। अचानक वो गरजी। मुझ पर इल्जाम तो वो किसी सूरत बर्दाश्त न कर सकती थी। उसामा तो नाइमा को अपनी छोटी बहन समझते हैं। मुझे तू जाली पीर लगता है। अगर तू कोई अल्लाह वाला होता तो इस तरह झूठी बकवास ना करता। उसने अदब आदाब बलाए ताक रखते हुए पीर को लताड़ कर रख दिया। पीर की आंखें लाल अंगारा हो गई। उसने कहर आलूदा नजर आयशा पर डाली। तू जानती है किसके सामने जबान दराजी कर रही है? क्यों अपनी आकबत खराब करती है? बेवकूफ, इस बदकार ने तुझ पर भी जादू करवा रखा है, जिसकी वजह से तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर ऐबों की पर्दापोशी का हुक्म ना होता तो मैं अभी इस लईन के काले करतूत तुझे दिखा देता। वो मुंह से कफ उड़ाता हुआ गुस्से में गरज रहा था। करतूत तो तेरे गंदे हैं। क्या इस्लाम में ये जायज है कि किसी नौजवान गैर महरम लड़की को बंद कमरे में रखकर जादू का इलाज किया जाए? ये तू किस किस्म का इलाज कर रहा है? आयशा मेरे बारे में उसकी बकवास सुनकर हते से ही उखड़ गई थी।
मैं खामोश खड़ा उन दोनों की बहस सुन रहा था क्योंकि राधा खामोश थी। तू मुझे बदकार कह रही है, तुझ पर खुदा का अजाब नाजिल होगा। वो मजीद गजबनाक हो गया। ठहर, मैं तेरी गज भर की लंबी जबान अभी बंद करता हूँ। उसके मकरू और तेजी से हिलने लगे। आप खामोश रहना मुनासिब नहीं मोहन। आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दो। राधा ने मुझे हदायत दी। वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। उसके गुमान में भी न था कि उसके साथ ये सलूक भी हो सकता है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और पूरी कुवत से एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वो तेवरा कर पीछे की तरफ जा गिरा। उसकी आंखें हैरत से फट गई। इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, मैंने गरज कर कहा, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तू किस गंदी नाली का कीड़ा है, मैं अभी तुझे बताता हूँ। वो बल खाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया था। कद उसका तकरीबन मेरे बराबर था, लेकिन वो खूब पला हुआ था। उसने वो हड्डी जो हाथ में पकड़ी हुई थी मेरी तरफ की। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर मुंह हिलाना शुरू कर दो। राधा की दूसरी हदायत आई। मैंने हर्फ ब हर्फ अमल किया। हड्डी यक बैक रस्सी में तब्दील होकर उसके दोनों हाथों के साथ यूं लिपट गई जैसे किसी ने उसके हाथ बांध दिए हों। उसके चेहरे पर अजियत के आसार छा गए। रस्सी उसके हाथों के गिर्द खुद ब खुद कसी जा रही थी। पहले तो वो इसका तोड़ करने की फिक्र में रहा, लेकिन उसने देख लिया कि ये मुमकिन नहीं, तो वो बुरी तरह बौखला गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अब क्या ख्याल है आपका अपने बारे में जनाब आली? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। तू ठीक नहीं कर रहा। अब भी बाज आ जा। मुझे खुदा का खौफ है, वरना अभी तुझे बताता कि अल्लाह वालों के साथ बदतमीजी करने की क्या सजा होती है। उसने अपनी खुद ही बुलंद रखने की कोशिश की। मोहन, अपने हाथ का रुख इसके पैरों की तरफ करके झटक दो। राधा ने कहा। मैंने इस बार भी उसकी बात पर अमल किया। हवा में एक रस्सी नमूदार हुई और इसके पैरों से लिपट गई। उसके हाथ पांव बंध चुके थे। पैर छुड़ाने के लिए जोर लगाने पर वो धड़ाम से नीचे आम गिरा। उसका सर जोर से साइड टेबल के किनारे से टकराया और खून का एक फवारा सा उबल पड़ा। हाय, मैं मर गया, वो अजियत से चीखा। अचानक राधा अपनी जगह से आगे बढ़ी और उस मोटे पीर को गर्दन से पकड़कर हवा में मौलिक कर दिया। उसका हाथ दराज हो गया था। पीर को हवा में मौलिक देखकर आयशा और जावेद की आंखें हैरत से फैल गईं। नाजुक बदन राधा ने उसे एक हाथ में लटका रखा था। वो हवा में लटका हाथ पांव मारने के साथ साथ बाकायदा चीख रहा था। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगा। मेहरबानी करो, मेरे ऊपर तरस खाओ। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मर जाऊंगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी। घर के नौकर उसकी चीखें सुनकर कमरे के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए थे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो चीखते हुए भाग गए। पीर की गर्दन के गिर्द राधा के हाथ का हल्का तंग हो रहा था। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थी। मैं शशोपंज में पड़ गया था। मुझे खतरा था थोड़ी देर और वो मोटा लईन इसी हालत में लटका रहा तो मर जाएगा, और यह बात आयशा के घर वालों के लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। मैंने राधा की तरफ देखकर उसे इशारा किया कि वो इसे छोड़ दे। राधा ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो वो सांड धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गला दबने की वजह से वो बुरी तरह खांस रहा था। दोनों हाथ गले पर रखे वो ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। मोहन, इसने तुम्हारी सासू माँ से 2 लाख रुपया बटोर रखा है। राधा ने इंकशाफ किया। हरामजादे, अब बता, कौन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इन शरीफ लोगों से 2 लाख लेकर तेरा गंदा नफ्स नहीं भरा था जो इस मासूम लड़की की इज्जत के दर पे हो रहा था। मैंने गरज कर कहा, मम्मा मुझे माफ कर दो उस्ताद जी। आइंदा मैं कभी भूल कर भी इधर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। वो बकायदा मिनतों पर उतर आया। जब तू शैतान बना इसकी इज्जत खराब करने चला था, उस वक्त तुझे खुदा याद ना आया। अब मुझे अल्लाह के वास्ते दे रहा है। तुझे माफ करना तो इंसानियत के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। नहीं, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं।